वर्किंग। लो ये वाला आगे वाला कर देना ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइज, मच अवेटेड थे हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो और अब से हम कंटिन्यू वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। करंट अफेयर के कुछ डेली क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किया करेंगे और बाइलिंगुअल फॉर्मेट होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। सो वेरी सून हम इसको लाइव भी लॉन्च करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको रिकॉर्डिंग्स मिल रही हैं, ठीक है जी। सो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के ताज़ा ताज़ा करंट अफेयर्स हमारे क्या हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने हाल ही के अंदर सुना होगा कि 3 ट्रेन जो हैं उनका आपस में टकराव हुआ, मिशैप हुआ, जिसको ट्रिपल ट्रेन मिशैप कहा जाता है। ये हमारे इंडिया में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा रेल हादसा या रेल दुर्घटना इसको हम कहते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि किस स्टेट में ये काम हुआ है। आप सब लोग जानते हैं क्या आंसर बनेगा इसका? ओडिशा, बिल्कुल सही है जी, ओडिशा। सो ओडिशा के बालासोर के अंदर ये सब कुछ हुआ है। सो ओडिशा के बालासोर में ये ट्रिपल ट्रेन मिशैप हुआ है। अभी मेन चीज आपको यहां से एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी ट्रेन पटरी से उतरी थी। पटरी से उतरने को हम कहते हैं डीरेलमेंट, डीरेल हो गई, ठीक है। सो हमारी कौन सी ट्रेन पटरी से उतरी थी जो कि जाके 2 दूसरी ट्रेन में जाके उसकी टक्कर हुई है, ठीक है जी। सो जो पटरी से उतरी है उसका नाम है कोरोमंडल एक्सप्रेस। तो देखिए आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं। ट्रिपल ट्रेन क्रैश ओडिशा में जो हुआ है वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की वजह से हुआ है। ये कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हुई और बाकी 2 ट्रेन के साथ टकराई। जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डे ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या होता है? शोक दिवस, ठीक है, जिस दिन हम बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं, शोक मनाते हैं। तो जितने भी हमारे विक्टिम्स थे, जितने भी पीड़ित थे, उन सबके लिए शोक दिवस का जो है आयोजन किया, एक पूरा दिन जो है उनके लिए मनाया, ठीक है जी। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, इस बार का सबसे बड़ा रेल हादसा है तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? Which scheme of central government provided unified registration portal for biogas projects? ठीक है, जब हम लोग अपनी पंजाब जीके के क्वेश्चंस कर रहे थे या जब हम लोग अपनी साइंस कर रहे थे तो उसके अंदर हम लोगों ने बायोगैस पढ़ा था। बायो मीन्स क्या होता है? लाइफ, यानी कि जिंदगी। किसी भी चीज के अंदर अगर जिंदगी है, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस की मदद लेके आप क्या कर सकते हो? गैस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसको बायोगैस कहते हैं। जैसे कि गाय का गोबर जिसको काऊ डंग कहते हैं, ठीक है जी। आपके घरों में सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं, वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। ह्यूमन एक्सक्रीटा भी अपने आप में एक ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है। तो उस सब चीज को लेके अगर हम गैस बना पा रहे हैं तो दैट इज बायोगैस, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बायोगैस के प्रोजेक्ट्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना दिया गया है। इसका महत्व क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो पैसा लगा सकते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर, उनको ना एक सिस्टम मिल जाएगा कि कहां से वो ये देख सकते हैं कि हमारे देश में कहां कहां बायोगैस प्लांट लगाए जा सकते हैं, उनसे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जा सकती है और उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस स्कीम का नाम क्या है। तो स्कीम का नाम जो है ना, बायोगैस के रिलेटेड ही नाम पड़ेगा। बायोगैस को गोबर गैस कहते हैं ना अपन लोग, तो गोबरधन स्कीम बन जाएगी। तो आंसर क्या बना इसका हमारे पास? ए ऑप्शन, गोबरधन स्कीम, ठीक है। इसके बारे में देखिए आप लोग, इसका फायदा क्या होगा? बायोगैस या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस जो है इसको हमारी कंट्री में प्रमोट करना है। पहला सबसे अच्छा फीचर जो हमने क्लास में अभी डिस्कस किया था वो ये होगा कि जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें पैसा लगा सकते हैं, उनके पास ना इन्वेस्ट करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, क्योंकि वो एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर सब कुछ देख सकते हैं कि कहां कहां हम अपना पैसा लगा सकते हैं, कहां कहां पे हम नया बायोगैस प्लांट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज क्या है भाई? दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पर्यावरण को है, हमारे एनवायरनमेंट को है, क्योंकि हमारे पास ना एक कंसेप्ट चलता है वेस्ट टू वेल्थ जनरेशन। वेस्ट क्या है? जो भी हमारे घर में सब्जियों के, केलों के या किसी भी चीज के छिलके हैं, वो सब छिलके वगैरह हो गए, उन सब चीजों का हमारे पास तो वेस्ट ही है ना, हम तो फेंक ही देंगे, हम कौन सा उनको खाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे हम क्या बनाएंगे? वेल्थ बनाएंगे। अब वेल्थ का मतलब क्या है? यहाँ पे पैसा। बायोगैस बनेगी, बायोगैस प्लांट बनेगा तो यार वो बिकेगा भी, ठीक है। बिकेगा, उसमें पैसा लगेगा तो उससे वेल्थ जनरेट होगी, देश के अंदर पैसा आएगा, ठीक है जी। सो कहने का क्या मतलब है कि जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, जैसे कि कैटल डंग हो गया, जो भी गोबर वगैरह जो कैटल का होता है, एग्रीकल्चर का कोई भी चीज रह गई, पराली
फालतूली कुछ भी रह गया, ठीक है। कोई भी वैल्यूएबल रिसोर्स में उसको कन्वर्ट करना, बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस या फिर बायो फर्टिलाइजर, ठीक है जी। तो बायो फर्टिलाइजर का कंसेप्ट भी आजकल बहुत बढ़िया चल रहा है। इसके हेल्प से किसान क्या करते हैं, इन चीजों का देसी खाद बनाते हैं और केमिकल का इस्तेमाल वो नहीं करते, ठीक है जी। सो इस तरीके से हमारे पास बायोगैस के लिए कौन सी स्कीम चली, गोवर्धन स्कीम, ठीक है। चलो, सो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने अपने साइंस में भी पढ़ा हुआ है, बायोगैस किस तरीके से बनती है। यहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे, इन सब की इन एनारोबिक डाइजेशन, यानी कि एनारोबिक मतलब होता है जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। एनारोबिक डाइजेशन हो रहा है तो बायोगैस भी बन रहा है, बायो फर्टिलाइजर भी बन रहा है। वही फर्टिलाइजर हम खेतों में डाल रहे हैं, खेत हरियाली दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट उनके ऊपर पड़ रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। और यही पूरा साइकिल चलेगा, क्योंकि जब यही प्लांट का कुछ ना कुछ बच जाएगा तो वो ऑर्गेनिक वेस्ट बन जाएगा। तो ये पूरा बायोगैस साइकिल हमारी दुनिया में चल रहा है, ठीक है जी, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री के पहले स्पाई सैटेलाइट, स्पाई का मतलब समझते हो, जासूस, ठीक है। ऐसा सैटेलाइट जो जासूसी करेगा वो उसने लॉन्च किया था, लेकिन उसका लॉन्च फेल हो गया, वो वहीं पे जो है वो टूट के गिर गया, ठीक है। आसे पासे के एरियाज के अंदर फिर उसको उठाया गया, उसका मलबा जो है रिट्रीव किया गया। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार स्पाई सैटेलाइट भेजा था जो कि बिल्कुल ही खराब हो गया, तबाह हो गया? तो वो आंसर क्या है जी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है जी। सो आंसर क्या है अपने पास, सी ऑप्शन, नॉर्थ कोरिया। देखिए क्या है नॉर्थ कोरिया के बारे में, क्योंकि अगर कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चन अगर नॉर्थ कोरिया से या किसी भी कंट्री से एग्जाम के अंदर है तो आपको उस कंट्री का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये कंट्री हमारी नॉर्थ कोरिया है और ये वाली साउथ कोरिया है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, पियांगयांग गैंग, ठीक है। और साउथ कोरिया की क्या है, सियोल है, ठीक है। कई बार ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ जाता है कि इसके आसपास क्या है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर आप देख रहे हैं चाइना है, इधर आप देख रहे हैं रशिया के साथ इसकी बाउंड्री लग रही है, इधर सी ऑफ जापान है जिसको ईस्ट सी भी कहा जा सकता है, और यहाँ पे है येलो सी, ठीक है। सो कोई भी कंट्री पढ़ रहे हो, और इधर जापान भी है भाई, जापान को भी देख लो, ठीक है। सो कोई भी कंट्री पढ़ रहे हो ना, तो उस कंट्री के बारे में कम से कम उसका मैप हमेशा देख के जाओ पेपर में, जो कि जरूरी रहेगा, ठीक है। सो इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कुछ, वो भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, न्यूज क्या रहा हमारे पास कि नॉर्थ कोरिया का पहला स्पाई सैटेलाइट था जो कि फेल हो गया। रॉकेट कौन सा था, कई बार आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रॉकेट से लॉन्च किया था, क्योंकि इस रॉकेट में ही कोई गड़बड़ हुई है, ठीक है। रॉकेट में क्या गड़बड़ हुई है, थ्रस्ट लॉस हो गया, ठीक है। और रॉकेट का नाम था कोलिमा 1, क्या नाम था, कोलिमा 1, ठीक है जी। सो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे चोलीमा, यहाँ पे चोलीमा लिखा हुआ है, चोलीमा बोल लो, कोलीमा बोल लो, तो मैं तो आंसर टिक करके आना है, ठीक है जी। सो थ्रस्ट लॉस हो गया था। थ्रस्ट क्या होता है, याद करो जब हम लोगों ने साइंस की क्लासेस लगाई थी तब हम कहते हैं कि कोई भी रॉकेट वगैरह ऊपर जा रहा है तो वो नीचे फ्यूल का प्रेशर लगाता है, बहुत आग सी लगती है, धुआं सा उठता है, तो धरती हमें क्या देती है, थ्रस्ट देती है, ऊपर की तरफ एक फोर्स देती है। वही थ्रस्ट लॉस इसका हो गया जिसकी वजह से ये फेलियर हो गया, ठीक है जी, समझ आया। नाउ अब थोड़ी सी कोरिया के बारे में बात कर लें। इसका पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, कैपिटल इसकी प्योंगयांग हमने पढ़ ली है, लीडर इसके किंग जोंग यून, सभी जानते हैं इसको, कौन नहीं जानता, ठीक है। और लैंग्वेज यहाँ पे कोरियन बोली जाती है और करेंसी है कोरियन वॉन, करेंसी और कैपिटल ज्यादा मेन है। लीडर वीडर याद रहते हैं, ठीक है, नहीं रहते कोई बात नहीं है, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये हिंदी वाला थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, कोई बात नहीं है, पीपीटी आपको सेंड हो जाएगी तो उसमें थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, नाटो ने हाल ही में क्या किया है, आर्कटिक एक्सरसाइजेस को लॉन्च किया है, किस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जनाब, आंसर है इसका फिनलैंड, ठीक है। अगर आप लोग देखें कि फिनलैंड, थोड़ी सी पुरानी न्यूज अगर मैं आपको बताऊं तो अप्रैल के महीने में, इसी साल अप्रैल के महीने में फिनलैंड नाटो का मेंबर बना है, 31वां मेंबर। तो पहले 30 ही होते थे, अब 31वां मेंबर भी हमारे पास शामिल हो गया है। तो कुल मिला के नाटो में कितने मेंबर है हमारे पास, एट प्रेजेंट 31 मेंबर है, ठीक है। ये नाटो जो है क्या चीज, उसको समझ लेते हैं। फिर इसने क्या किया, एक्सरसाइज की है जिसका नाम है आर्कटिक एक्सरसाइजेस, ठीक है जी। तो अभी जी इन्होंने जो एक्सरसाइज की है वो फिनलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए की है, क्यों? क्योंकि फिनलैंड को इस बात का डर है कि जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया,
उसी तरीके से मेरे पे भी किसी ना किसी दिन कर लेगा। तो अगर मैं नाटो का मेंबर बन जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, ठीक है। तो इसका ये डर है ना, इसको शामिल करवा लिया नाटो के अंदर, ठीक है। अभी नाटो है क्या? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो जनाब, नॉर्थ अटलांटिक क्या है? अगर आप लोग इस ट्रीटी का नाम जानना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो विश्व में, वर्ल्ड में जो मैप है ना, उसमें जो आपका अमेरिका है ना, अमेरिका के आसपास जो समुद्र आता है ना, वो इस तरीके की शेप में है, जिसका नाम है अटलांटिक। और अटलांटिक का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ना, वो वाले हिस्से में यूएस नाम की जो कंट्री है ना, उसने रशिया के खिलाफ 1949 के अंदर जो है ये नाटो का उद्घाटन किया था, ठीक है। कोल्ड वॉर जब इन दोनों के बीच में शुरू हुई थी ना, तो नाटो के साथ जितनी भी कंट्रियां अटैच हैं, यूएस ने साफ साफ रशिया को कह दिया था कि हमारी किसी भी दोस्त कंट्री के ऊपर अगर आप अटैक करोगे तो उस अटैक को हम अपने ऊपर किया हुआ अटैक मानेंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ जी, नाटो जो है उस वो बना, जिसकी वजह से सारे के सारे एरियाज को प्रोटेक्ट कर रहा है। अभी भी, आज भी ये नाटो प्रोटेक्ट कर रहा है जो भी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट हैं। तो इसीलिए फिनलैंड जल्दी से शामिल हो गया कि कहीं रशिया इसके ऊपर भी ना अटैक कर दे, ठीक है जी। तो ये उस समय की बात है जब अपनी दुनिया में कोल्ड वॉर चलती थी, ठंडा युद्ध अपना शुरू हुआ था। यूएसएसआर होता था उस टाइम रशिया का नाम, ठीक है, संयुक्त संघ होता था, ठीक है जी। सो फिनलैंड जो है ये शामिल हुआ अभी अभी। सो फिलहाल हमारा क्वेश्चन समझ में आया क्या होता है नाटो, क्या होता है, ये समझ में आया? चल, तो अभी देख लो, इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये वो कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं आर्कटिक रीजन में अभी अभी। होस्ट कौन है जी? फिनलैंड, क्योंकि फिनलैंड ने कराई है। अप्रैल के महीने में इसने नाटो को ज्वाइन किया, जैसा हमने पढ़ा वो सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप रिवाइज कर लेना, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। पहली ज्वाइंट ट्रेनिंग जो है आर्कटिक सर्कल के ऊपर कर रहे हैं। अब आर्कटिक सर्कल क्या है, याद करो, अपन लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी की क्लासेस में कि यहाँ पे हमारी भूमध्य रेखा होती है, इक्वेटर बोलते हैं जिसको, और यहाँ पे होता है कर्क रेखा जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा आर्कटिक सर्कल। तो इस आर्कटिक सर्कल में एक्सरसाइज हुई है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ पड़ती रहती है, ठीक है जी। तो वहां पे ये एक्सरसाइज हुई है, समझ आया? चलो, अभी ये लोगो देख लो एक्सरसाइज का, कई बारी ना पूछ लिया जाता है लोगो से ही फालतू में, मतलब पूरी कहानी में से कोई सवाल नहीं डालेंगे, उठा के जाली सा क्वेश्चन बना के डालेंगे लोगो से, ठीक है। तो आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज, ये पूरा नाम है इसका, एस 2023। इसके अंदर आपको लोगों में पूछ लिया जाता है भाई जी कितने विमान हैं, यहाँ पे 4 विमान दिख रहे हैं, 4 है। रंग पूछ लेते हैं, यहाँ पे लाल है, नीला है, येलो है, व्हाइट है, ठीक है जी। और पत्ता कौन सा है ताश का? कौन सा पत्ता है? पान का पत्ता बोलते हैं क्या इसको? दिल वाला पान का पत्ता होता है, ए, ठीक है जी। तो ये एक पान का पत्ता है, ए वाला, ठीक है। अब पता नहीं पान है क्या, हुकुम है क्या है ये, ठीक है, पान का पत्ता है ना। चलो, अपने को ताश वाश की ज्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है। चलो, समझ में आ गया? तो कई बार सवाल आता है। अभी अगली चीज क्या है, नाटो बना कब था? जैसे कि अपन ने डिस्कस किया 1949 के अंदर। टोटल 31 मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। आप लोगों से किसी ने नहीं पूछना 31 मेंबर के नाम बताओ, आपसे 2 सवाल पूछेंगे, क्या नाटो में इंडिया शामिल है? उत्तर नहीं। दूसरा सवाल क्या पूछेंगे कि क्या कौन सा नया नया देश ऐड हुआ है? वो अपन ने पहले ही कर लिया जी, फिनलैंड, ठीक है जी। तो आप लोगों से ये 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर भी नाटो के 31 मेंबर का मैप तो खैर नहीं है, 30 मेंबर का मैप है, क्योंकि नया नया अभी बना नहीं है। तो 30 मेंबर के जो मैप है वो मैं आपको लगा के दे रही हूँ, आपका मन करे तो उसको पढ़ जरूर लेना, ठीक है। तो मैप मैं दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले देख लो कि कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। रोजा जारवी रशियन बॉर्डर के पास नदरन फिनलैंड के अंदर हुई है, लोकेशन है। पार्टिसिपेशन दिखाया है आर्कटिक चैलेंज 2023 एक्सरसाइज में 150 से ज्यादा विमान जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। 14 नाटो मेंबर्स जो हैं, पार्टनर कंट्रीज जो हैं, इसके अंदर शामिल हो रही हैं एक्सरसाइज में। सो बेशक 31 मेंबर हैं, लेकिन 14 उसमें से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलो, सॉरी। अब ये मैप देख लो, इस मैप के अंदर आपको 30 मेंबर दिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आप अपने हिसाब से पढ़ लेना इसको, जैसे भी आपने देखना हो एक बार निगाह से टपा लेना। कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लुथानिया,
लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, स्लोवेनिया, तुर्की, बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बेनिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो है, स्पेन है, क्रोशिया, इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, लग्जमबर्ग है हमारे पास, बेल्जियम, यूके, नीदरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक बार निगाह से टपा लेना, बस पेपर में कोई नहीं पूछेगा। पेपर में 2 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट, नाटो कब बना, ठीक है, तो नाटो की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि जी भाई नाटो में इंडिया शामिल है कि नहीं है, नहीं है जी, लेटेस्ट मेंबर कौन सा शामिल हुआ वो पूछ लेंगे, बनाया किसने, यूएस ने। ठीक है जी, चलो जी अगला सवाल अगला सवाल है, लो जी, इंडिया और वियतनाम के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है। पहली बात तो डायलॉग क्या होता है, संवाद, बातचीत। ठीक है जी, सो बातचीत हुई है। मैरीटाइम मतलब समुद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड। ठीक है जी, तो अपनी नेवी नूवी होती है उनकी सिक्योरिटी से, तो आप देख सकते हैं समुद्री सुरक्षा संवाद हुआ है। ठीक है जी, समुद्री सुरक्षा संवाद हुआ है। सवाल पूछा गया कि कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है जनाब, बिल्कुल सिंपल आंसर इसका, न्यू दिल्ली। ठीक है जी, सो जरा कुछ पॉइंट्स देख लें हम लोग। इंडिया और वियतनाम ने अपनी तीसरी मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग किया है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, अभी इन्होंने क्यों किया है, क्योंकि ये कमिटमेंट करना चाहते हैं कि सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट को हम लोग मेंटेन करेंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो उस कमिटमेंट को, उन चैलेंजेस को जो चाइना की वजह से इनको फेस करने को मिल रहे हैं, उसका हम लोग मिलकर सामना करेंगे। किसी भी कंट्री के बीच में अगर कोई इस तरीके के संवाद होते हैं ना, या कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, और उसका कुछ ना कुछ मीनिंग ज्यादातर यही होता है कि अगर हमारे ऊपर कल को कोई मुसीबत आ पड़ी ना, तो हम 2 देश इकट्ठा हैं, एक साथ हैं, तुम्हारा अटैक मेरा अटैक। ठीक है, ऐसे माना जाता है। ठीक है जी, सो इस तरीके से ये काम हुआ है। अब वियतनाम को थोड़ा सा याद रख लें हम लोग। यहाँ पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, हनोई जो है वियतनाम की कैपिटल है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो करेंसी है वो डोंग करेंसी, वियतनामीज डोंग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैप भी आप देख सकते हैं वियतनाम का। वियतनाम के इस तरफ देखो थाईलैंड है अपने पास, इधर जो है गल्फ ऑफ थाईलैंड अपने को मिलेगा, इधर कंबोडिया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए इसकी कैपिटल हनोई, रेड रिवर है यहाँ पे, मेकोंग रिवर है यहाँ पे। ठीक है जी, सो ये पूरा अपना वियतनाम है, इस तरफ पैसिफिक ओशियन है, तो ऐसे पॉइंट पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चाइना है, एक हैनन जो छोटा सा टापू है, इसके ऊपर चाइना का अधिकार है, तो ब्रैकेट में चाइना लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो आपसे आसपास के एरिया पूछे जा सकते हैं, गल्फ ऑफ टोंकिन कहाँ पड़ता है, या सीधे सवाल कि अपना ये जो होता है वियतनाम है, वियतनाम के नेबर में क्या क्या है वो बताओ सीधा। ठीक है जी, तो मैप को जरा अपनी निगाह में हमेशा रखना, यहाँ पे लाओस हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगले सवाल के पास अपन। अगला सवाल है, इंडिया की पहली डीलक्स ट्रेन जिसके 93 साल सर्विस के पूरे हो चुके हैं, तो वो न्यूज में आई भाई, 93 साल पूरे हो गए। आज न्यूज में आई है, कई साल पहले भी न्यूज में आई थी, क्योंकि तब 86 साल पूरे हुए थे, तब न्यूज में आई थी। वही ट्रेन है, क्या नाम है भाई इंडिया की पहली डीलक्स ट्रेन का, डेक्कन क्वीन। डेक्कन मतलब समझते हो, हमारा जो ये इंडिया है इस तरीके से, ये जो साउथ इंडिया है ना, साउथ इंडिया को हम पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं ना, इसका ये वाला इतना इतना जो एरिया है ना, इसको दक्षिणी पठार कहते हैं हम लोग, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, सो इसलिए ट्रेन का नाम डेक्कन क्वीन है, क्योंकि ये चलती भी मुंबई से पुणे तक है। ठीक है जी, तो उसी एरिया में, दक्षिणी एरिया में चलती है ये, सो डेक्कन क्वीन इसको कहा जाता है। 1930 में ये बनी थी, तो ये देख लीजिए आप, काफी लग्जरी ट्रेन है, डीलक्स ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, कब बनी थी ये हमारे पास, ये बनी थी 1 जून 1930 में। मुंबई को पुणे के साथ ये क्या करती है, कनेक्ट करती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पुरानी, अंग्रेजों के जमाने में बनी थी 1930 के अंदर। उस समय हमारे पास जो कंपनी होती थी ना, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला, जो कि पेरेंट कंपनी है हमारे इंडियन रेलवेज की, तो उसके द्वारा ये जो है बनाया गया था। ठीक है जी, फिर इंडियन रेलवेज ने बनाया था, पंजाब मेल बनाया था, वो तो हमने पढ़ाई था पंजाब जीके की क्लासेस में। ठीक है जी, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। Where did Dr. मनसुख मंडाविया इनॉग्रेटेड नेशनल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर? हमारे जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग सेंटर। इसका मतलब क्या है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर खाना जो हम खा रहे हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, उसकी सेफ्टी और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोला है। आप लोगों ने FSSAI के बारे में तो सुना ही होगा,
फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, हर एक फूड का स्टैंडर्ड तय करना, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे जो लोग हैं जो स्टैंडर्ड्स के लिए काम कर रहे हैं भाई, उनको ट्रेनिंग देने की भी जरूरत है, तो उनका ट्रेनिंग सेंटर भी हमने खोला है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि किधर खोला है, ये खोला है जनाब उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे सी, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि यूनियन मिनिस्टर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हैं, आपको पता ही है, अगर नहीं पता तो देखो इसको याद करने का तरीका है, इंसान का जो मन है ना वो सुखी है, कब सुखी है, जब उसकी हेल्थ बढ़ी है, बस काम खत्म। पहला सुख निरोगी काया, ठीक है जी। तो अगर इसका बंदे का मन सुख है, क्यों, क्योंकि इसकी हेल्थ भी बढ़िया है और फैमिली भी बढ़िया है इसकी, इसको ज्यादा टेंशन देके राजी नहीं है, कोई रोज का जो है वो लड़ाई नहीं होती, क्लेश नहीं होता, बढ़िया अपना जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, कहां पे भाई जी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, जिसमें इनका मेन फोकस क्या है यार, सिटीजन की हेल्थ। इनका एम क्या है, स्वस्थ राष्ट्र रहे हमारा, यानी कि हेल्दी नेशन, और समृद्ध राष्ट्र रहे हमारा, यानी कि प्रोस्पेरस। समृद्ध क्या होता है, जो बंदा प्रोस्पेरस होगा। प्रोस्पेरस कब होगा, जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी कमाई करेगा, अच्छा एक्टिव रहेगा, काम अच्छा करेगा, तो अपने आप ही उसमें समृद्धि आ जाएगी, ठीक है जी। तो स्वस्थ राष्ट्र और समृद्ध राष्ट्र जो है इनका जो है मेन टारगेट एरिया है, समझ आया। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। वर्ल्ड बाइसिकल डे 2023 हम एनुअली कब सेलिब्रेट करते हैं, बताओ भाई, कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बाइसिकल डे, करा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा, 3 जून को। 3 जून को हम लोग वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेट करते हैं। अभी देखो अंतरराष्ट्रीय दिवस है ना कोई, तो देखो 90% केसेस में आपसे अगर पूछा जाए ना कि कौन सेलिब्रेट करता है, तो आपका आंसर यूनाइटेड नेशंस ही आना चाहिए। सबसे बड़ी संस्था तो यही है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्या कौन करेगा, तो यूनाइटेड नेशन है। अच्छा 10% मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि और भी संस्थाएं हैं भाई जो कुछ कर सकती हैं, ठीक है जी। सो फिलहाल 90% में अपना क्या आता है, यूनाइटेड नेशन। सो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है वो 3 जून को हमने सेलिब्रेट किया, ठीक है जी। यूनाइटेड नेशन ही इसको सेलिब्रेट करता है, ये देखो लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2018 के अंदर इस दिन को पहली बार, इस दिवस को मनाती है, ठीक है। थीम क्या है हमारा, राइडिंग टुगेदर फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हम लोग साइकिल चलाएंगे तो उससे हमारा पेट्रोल बचेगा, एक दिन भी हम साइकिल चलाएंगे, पूरी दुनिया एक दिन साइकिल ही साइकिल चलाए, तो उस दिन उसका पेट्रोल का खर्चा बचेगा। खर्चा बचेगा वो अलग बात है कि एक दिन का पेट्रोल पूरी दुनिया अगर सेव कर रही है, तो देखो कितने लोगों का फ्यूचर जो है वो सही हो सकता है, सस्टेनेबल फ्यूचर हो सकता है। सस्टेनेबल शब्द का मतलब ही ये होता है कि किसी भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करो कि तुम्हारे लिए तो इस्तेमाल हो जाए, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी बच जाए, ठीक है। ऐसे नहीं कि गेड़ियां लगा लगा के पेट्रोल इतना फूंक दो कि आने वाली पीढ़ी जो है वो बैलगाड़ी में सफर करे, ठीक है जी। तो उनके लिए भी बचा के रखना है, तो हम सब मिलके साइकिल चलाएं ताकि हमारा फ्यूचर जो है वो सस्टेनेबल बने, ठीक है। और क्यों मनाया गया 3 जून का ही दिन, हमने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि जिस बंदे ने साइकिल की इन्वेंशन की थी 1817 में, कार्ल वॉन ड्रायस, उसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो उसको कमेमोरेट करने के लिए 1817 के अंदर इस बंदे ने इसको इन्वेंट किया था साइकिल को। नाम क्या है इसका, कार्ल वॉन ड्रायस, ठीक है। न्यूज में है तो इस बार याद रखना, इन्वेंशन से क्वेश्चन आ जाएगा, इसके ऊपर बन जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गया। चलो अगले सवाल पे चलो। हाँ जी, Which country becomes the top choice of India's foreign direct investment? इंडिया के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझते हो, फॉरेन कंट्रीज के अंदर सीधा आपने क्या करना है, निवेश करना है, पैसा लगाना है, ठीक है। आप उसमें पैसा लगा रहे हो ताकि आपका जो है आपको किसी ना किसी चीज का लाभ हो, किसी ना किसी चीज का बेनिफिट हो। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है। अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पैसा लगा रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ेगी आगे, ठीक है। तो पिछले 1-2 सालों के अंदर जो हमने आंकड़ा तय किया है, जिससे हमें पता चलता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा हमको कहां पे लगा के पैसा बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो है हमारे पास दुबई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दुबई जो है इंडिया की टॉप चॉइस बनी है। ऐसे एविडेंसेस हमें कहां से मिले हैं, एफडीआई प्रोजेक्ट्स हैं, कैपिटल फ्लोइंग है इंडिया से जो है वहां पर जा रहा है, तो वो सारा देख के हमें पता चल रहा है, ठीक है जी। एफडीआई की मार्केट रिपोर्ट से पता चल रहा है, दुबई की एफडीआई मॉनिटर रिपोर्ट से पता चल रहा है कि दुबई जो है वो पहली पोजीशन, पहले टॉप 5 पोजीशन में
2022 के अंदर इंडिया को रख चुका है। तो इंडिया जो है टॉप 5 ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पे काम हो रहा है, ठीक है जी। इंडियन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया भी जो है टॉप 5 सोर्सेज में आता है कंट्री में जो एफडीआई प्रोजेक्ट लगा रहा है हमारा दुबई के अंदर। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारी सबसे ज्यादा कहां पे हो रही है अभी इस टाइम? दुबई में। टॉप पे हमारा दुबई चल रहा है, ठीक है जी। सो बेसिक सा ना ये क्वेश्चन तब करके जाना है जब आप लोग बैंकिंग का कोई पेपर दे रहे हो, एलआईसी का दे रहे हो, तब ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है जी। सो याद रखना ये क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेंगे। अभी दुबई आया है तो दुबई के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं भाई। तो अगर हम बात करें तो दुबई हम जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरेत का एक छोटा सा नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा जो है वो शहर है, ठीक है। तो दुबई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सबसे बड़ी सिटी है, ये देखो ये लिखा हुआ है दुबई लार्जेस्ट सिटी है यूएई की, ठीक है जी। लेकिन जो आबू धाबी है वो यूएई की कैपिटल है, तो कैपिटल अलग है, सबसे बड़ी सिटी अलग है। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है दुबई, शॉपिंग हो गया, सोना हो गया, इनके लिए, ठीक है जी। करेंसी क्या है? करेंसी तो दिरहम है, ये तो आप अलिफ लैला के एपिसोड में भी देखते होगे, दिरहम, ठीक है जी। ये इनकी करेंसी है, ठीक है जी। आसपास के एरिया देखो यूएई के इधर कतर है, बहरेन है, ओमान है, सऊदी अरब है, यमन है, इधर ईरान है, कुवैत, इराक, इस तरीके से, ठीक है जी। सो ये आसपास के नेबरिंग एरियाज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है, मैप को निगाह में लगा के चलना। आखिरी सवाल करने जा रहे हैं आज का हम लोग। कौन हमारी पहली फीमेल एनसीसी कैडेट बनी है जिन्होंने माउंटेनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया? बहुत बढ़िया सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल, ठीक है। 20 साल की बच्ची है शालिनी सिंह, लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। पहली ये एनसीसी फीमेल कैंडिडेट बनी है जो मतलब उत्तरकाशी की जो मतलब पहाड़ियां है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसको चढ़ना भी, ठीक है। वहां पे इन्होंने अपना माउंटेनियरिंग कोर्स जो है वो पूरा किया है, कंप्लीट किया है, ठीक है जी। तो आंसर क्या है इसका? शालिनी सिंह। तो शालिनी सिंह 20 साल की लड़की है, लखनऊ से, एनसीसी कैडेट है, पहली फीमेल कैंडिडेट ये बनी है। बाकी बातें क्वेश्चन में ही लिखी हुई हैं। लोकेशन याद रखना है आपने, ये कोर्स हिमालयन रीजन उत्तराखंड में हुआ था, ड्रिंग वैली ऑफ उत्तरकाशी, उत्तराखंड स्टेट है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है, वहां की ड्रिंग वैली में हुआ था। तो कितनी ऊंचाई तक ये जा चुकी हैं? ये 15,400 फुट के पीक तक जो है ड्रिंग वैली में जा चुकी है, ठीक है। और आगे मौका मिलेगा तो ये माउंट एवरेस्ट भी क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया है। जब भी कभी फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट क्वेश्चन हो तो समझ लेना एग्जामिनर को पसंद आने वाले क्वेश्चन, फेवरेट, ठीक है जी। चलिए, सो आज के करंट अफेयर्स यहीं तक समाप्त होते हैं। कल मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तो सेम टाइम सेम जगह मिलते हैं और अपने करंट अफेयर्स का डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक है जी। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बाय बाय।